तो है गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाओतो और ताकेमिची दोनों शूट हो जाते हैं और उसके बाद आखिरी लम्हे में ताकेमिची और नाओतो के हाथ एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जो कि ट्रिगर करता है ताकेमिची को पास्ट में जाने के लिए। पास्ट में जाने के बाद ताकेमिची सबसे पहले ताचिबाना हाउस होल्ड की तरफ जाता है ताकि वो इस बात को कंफर्म कर सके कि नाओतो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही वो नाओतो के साथ मिलता है और उसके साथ हैंड शेक करता है तो हम लोग ये देखते हैं कि ताकेमिची फ्यूचर को जा नहीं पाता, यानी इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में नाओतो मर चुका है और इन दोनों के बीच अब ये ट्रिगर काम नहीं कर रही। और इसी बात पर ताकेमिची को वो सारे बातें याद आ जाती है कि नाओतो हमेशा से मुझे इनकरेज कर रहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं एक फेलियर हूँ जिसने कुछ भी सही नहीं किया। वो फिर उस पास्ट के छोटे वाले नाओतो को बोलता है कि तुम अब अपने घर वापस चले जाओ, और वो उसे सॉरी भी बोलता है कि मैंने तुम्हें इतने लेट घर से वापस यहाँ पर बुलाया। गमजदा ताकेमिची खेल के मैदान में स्लाइड के नीचे हिस्से पर बैठा है, जहां वो कुछ देर के लिए अपनी आंखें झुकाए बैठा था। ताकेमिची फिर ऊंची आवाज में याद करता है कि कैसे उसकी और नाओतो की पहली मुलाकात हुई थी। वो कहता है कि हिना की मौत के बाद तुमने मुझे धक्का दिया था और मुझे ट्रेन के आगे फेंक दिया था, और उसी वक्त हम दोनों की पहली मुलाकात हो गई थी। वो उसी जगह पर नाओतो से बात करता है और उसे कहता है कि किस तरह हम दोनों ने फ्यूचर में बहुत सारे मौकों पर हिना को बचाने की कोशिश की और हर बार हम दोनों फेल हुए। इन सबसे बुरी बात तो ये है कि ताकेमिची अब कह रहा है कि मुझे अब फ्यूचर में नहीं जाना, कि अब फ्यूचर में नाओतो नहीं रहा और मैं अब उससे नहीं मिल पाऊंगा। वो फिर खुद से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो फिर सोचता है कि मेरे सामने जो नाओतो है मैं इससे कोई भी मशवरा नहीं ले सकता और अब मैं सिर्फ खुद से ही बातें कर रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ, मैं अपने इस पास्ट को चेंज करना चाहता हूँ और एक अच्छा फ्यूचर चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी ट्राई करता हूँ मैं हमेशा फेल होता हूँ। तो इन सबसे अच्छा है कि मैं यहीं पर मर जाऊँ, क्योंकि मेरा कोई फायदा नहीं। अचानक से हम देखते हैं कि हिना ताकेमिची के पीछे आ जाती है और उससे बम्प करती है। वो ताकेमिची को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उस वक्त ताकेमिची को यह रियलाइज हो जाता है कि शायद मैंने हिना के शेडो को नाओतो के शेडो से मिस्टेक कर लिया और मैंने जो भी सारे बातें की वो शायद हिना ने सुन ली। हिना फिर ताकेमिची से उसकी एक्चुअल एज के बारे में पूछती है और ताकेमिची रिप्लाई देता है कि मेरी एज 26 है। उसके बाद हिना कहती है कि मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी। वो पूछती है कि क्या ताकेमिची ने मुझे फ्यूचर में अभी तक प्रपोज किया है। तो ताकेमिची उसे बताता है कि हाँ, मैं एडमिट करता हूँ मैंने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि अगर हम दोनों फ्यूचर में शादी करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनने पर हिना उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे ये कहने का मकसद ये है कि तुम इसी वक्त मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो ताकेमिची बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद हिना कहती है कि अब मैं खुशी से मर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती थी वो तुमने मुझे बता दिया। ये सारे बातें सुनने के बाद ताकेमिची के अंदर दोबारा से एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है और वो कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा और तुम लोगों को बचा कर ही रहूंगा। वो दोनों उस स्लाइड पर कई टाइम के लिए बैठे होते हैं। हम लोग अचानक से देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है और हिना फिर ताकेमिची को बोलती है कि मुझे घर जाना चाहिए इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स वेक हो जाएं। इससे पहले ताकेमिची उससे पूछता है कि मैंने जो सारे बातें की फ्यूचर की और टाइम लीपिंग के बारे में, तो क्या तुमने ये सब कुछ सुना। तो उस पर हिना बोलती है कि नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना तुमसे। मिची दोबारा मोटिवेट होने के बाद अब ये फैसला कर देता है कि मेरा जो सही एनिमी है वो है इज़ाना कुरोकावा, और उसी बंदे के प्रिजन्स ने माइकी को डार्कनेस में डाल दिया। और वो कहता है कि मुझे इस बात का यकीन है कि यह सब कुछ किसाकी का किया धरा है, और ताकेमिची उसी जगह पर खुद से ये वादा करता है कि मैं इन दोनों को डिस्ट्रॉय करूंगा। वो कहता है कि मैं अभी के लिए तेंजाकू कैंफ्लेट को इग्नोर कर सकता हूँ। उसे फिर ताइजू की कुछ बातें याद आ जाती है, जिसमें ताइजू से बताता है कि इज़ाना पर माइकी का बहुत सारा ट्रस्ट है। तो ताकेमिची बोलता है कि मेरा करंट गोल ये है कि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि माइकी इज़ाना पर इतना भरोसा क्यों करता है। मीनवाइल हम सानो हाउस होल्ड में देखते हैं कि एम्मा अंडों को पका रही होती है और वो अपने ग्रैंडफादर को बोलती है कि तुम माइकी को जगा लो। उसके बाद माइकी किचन में आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि माइकी और एम्मा दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं, जैसे कोई आम भाई बहन करते हैं। माइकी के साथ एक टॉवल होती है जिस पर एम्मा उसे बोलती है कि इस बचपन के टॉवल को तुम फेंक दो, और माइकी ये करने से रिफ्यूज करता है। वो कहता है कि ये टॉवल मेरी लाइफ है। उसके बाद डोरबेल रिंग हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैकन आ जाता है। माइकी ड्रैकन को बोलता है कि तुम अपने कमरे में वेट करो, लेकिन ड्रैकन उसे बोलता है कि मेरे साथ ताकेमिची है। उसके बाद ताकेमिची और ड्रैकन दोनों माइकी के रूम में जाते हैं, जो कि उसके हाउस से थोड़ा सेपरेटेड होता है। ड्रैकन ताकेमिची को बोलता है कि ये कमरा पहले एक स्टोर हाउस हुआ करता था, जहाँ पर शिनिचिरो बाइक्स को फिक्स करता था। ड्रैकन ताकेमिची को बताता है कि मैं और माइकी हमेशा से इस रूम में हुआ करते थे और माइकी की बाइक को देखते थे, जो कि बाइक्स को फिक्स करता था। और ताकेमिची माइकी के रूम को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जब ये दोनों माइकी के साथ मिल जाते हैं तो ताकेमिची उनको बताता है कि तेंजाकू का जो लीडर
है उसका नाम इज़ाना कुरोकावा है और इस पर माइकी बोलता है कि मैं इस बंदे के साथ पहले कभी मिल चुका हूँ। तो ड्रैकन ये अंदाजा लगाता है कि मेरे ख्याल से इज़ाना शिनिचिरो को कनेक्टेड है और उसके बाद ड्रैकन ताकेमिची को ये रिवील करता है कि हमारे माइकी का जो बड़ा भाई है वो है ब्लैक ड्रैगन्स का प्रीवियस लीडर और ये बात अपने साथ एक सीक्रेट रखो और किसी को मत बताना, जैसे कि हमारे ताकेमिची को पता ही नहीं है। ड्रैकन ये नोटिस करता है कि जब मैंने ताकेमिची को इस बात के बारे में बताया तो वो शॉक नहीं हुआ, जिस पर ड्रैकन कुछ कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बाद में वो ताकेमिची को बताता है कि हम लोग ब्लैक ड्रैगन्स को इसलिए सीक्रेट रख रहे हैं क्योंकि हमारी उनके साथ लड़ाई हुई थी और ये बात सिर्फ मुझे, माइकी और बाजी को पता है कि ब्लैक ड्रैगन्स को शिनिचिरो सानो ने बनाया था। माइकी फिर इन लोगों को अपने एक फ्लैशबैक के बारे में बताता है जिसमें वो कहता है कि एक दिन मैंने अपने भाई से कहा कि मैं ब्लैक ड्रैगन से लड़ने जा रहा हूँ क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन उस तरह कूल नहीं है जिस तरह आपके जमाने में हुआ करते थे। तो उस पर शिनिचिरो ने माइकी को जवाब दिया कि हाँ, मेरे ब्लैक ड्रैगन 8 जनरेशन के बाद बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने ब्लैक ड्रैगन्स के गैंग से प्यार करता हूँ। और उसके बाद वो माइकी को कहता है कि तुम्हारा दिल जो चाहता है तुम वो कर सकते हो। माइकी के इस बात से ड्रैकन ये अंदाजा लगा लेता है कि इज़ाना कुरोकावा ब्लैक ड्रैगन का 8 जनरेशन लीडर बन गया और उसी से ही ब्लैक ड्रैगन खराब हो गई। ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ताकेमिची सोचता है कि आखिरकार ये इज़ाना कुरोकावा कौन है और वो तेजी से बोलता है कि ये बंदा कौन है। तो उसी वक्त एम्मा कमरे के अंदर आ जाती है और वो इन लोगों को बताती है कि तुम लोग इज़ाना कुरोकावा की बात कर रहे हो, वो मेरा भाई है। और ये कहने के बाद ना सिर्फ वहाँ पर बैठे ड्रैकन, माइकी और ताकेमिची शॉक्ड हो जाते हैं, बल्कि मैं भी बहुत शॉक हो गया था। बताती है कि जब आखिरी बार मैंने अपने भाई को देखा था तो वो तब था जब उसे हमारे घर से अलग किया जा रहा था और वो किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहा था। उसके बाद एम्मा बताती है कि उस वक्त मेरे भाई ने मुझसे ये वादा किया था कि एक दिन वो मुझसे जरूर मिलेगा और मुझे देखने के लिए वापस आएगा। और एम्मा ये भी बताती है कि मैंने इस बारे में माइकी को कई बार बताया है कि इज़ाना तुम्हारा हाफ ब्रदर है, लेकिन माइकी नोटिस नहीं करता। ये सब बातें सुनने के बाद ताकेमिची एम्मा से पूछता है कि क्या तुम इज़ाना के बारे में कुछ और जानती हो जो हमारे साथ शेयर कर सको। तो एम्मा बताती है कि नहीं, मैं उसके बारे में इतना नहीं जानती क्योंकि जब वो हमसे अलग हो रहा था तो उस वक्त मैं सिर्फ 3 साल की थी। लेकिन एम्मा उनको एक बात बताती है जिसमें वो कहती है कि इज़ाना का शिनिचिरो सानो के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था। तो इस पर ड्रैकन उससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो उसके बाद एम्मा वहाँ पर ड्रॉयर से कुछ लेटर्स निकालती है और उनको देती है। ये सारे लेटर शिनिचिरो सानो के लिए थे जो कि इज़ाना कुरोकावा ने लिखे थे उसके लिए। एम्मा कहती है कि मैंने इन सारे लेटर्स को पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सब देखने पर मुझे ये रियलाइज हो जाता है कि उन दोनों के बीच एक अच्छी रिलेशन थी। जैसे ही ये लोग इन लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो इन लेटर से इनको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हमें इज़ाना की डेली लाइफ के बारे में पता चलता है इन लेटर्स से। और उसके बाद हम देखते हैं कि माइकी एक लेटर को पढ़ रहा होता है और उसके बाद अचानक वो उसे रख कर वहां से चला जाता है। जब ड्रैकन और ताकेमिची उसी सेम लेटर को पढ़ते हैं तो हमें ये रिवील होता है कि इज़ाना को माइकी पसंद नहीं था और वो अपने लेटर्स में ये लिखता था कि शिनिचिरो मेरे सामने माइकी का नाम ना ले। तो इन सारे बातों से ड्रैकन ये नतीजा अखज़ करता है कि इज़ाना कुरोकावा को माइकी इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि जब वो 8 जनरेशन लीडर बना ब्लैक ड्रैगन का तो वो असल 8 जनरेशन लीडर नहीं था क्योंकि शिनिचिरो सानो ने वो पोजीशन अपने भाई माइकी के लिए जोड़ी थी। ड्रैकन बोलता है कि मुझे हमेशा ये बात बॉदर करती थी क्योंकि जब हम लोगों ने टॉमन बनाई तो उस वक्त का 9 जनरेशन लीडर ब्लैक ड्रैगन का उसने ये बात बताई कि मैं अपने 8 जनरेशन लीडर के एक प्रॉमिस को पूरा करूंगा और माइकी और टॉमन को डिस्ट्रॉय करूंगा। ड्रैकन ने बताया कि जब ब्लैक ड्रैगन्स ने हमारे गैंग मेंबर काजुतोरा पर हमला किया तो वो उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि ये इज़ाना का प्लान था और मेरे ख्याल से इज़ाना का माइकी के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रज है। इन सारे बातों से ताकेमिची ये कंक्लूड करता है कि जब अब शिनिचिरो सानो नहीं रहा तो इसलिए इज़ाना कुरोकावा अब डायरेक्टली माइकी पर अटैक करना चाहता है। इसके बाद ताकेमिची चिफुया को बुलाता है और उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन बताता है जो कि उसने माइकी के हाउस में सुनी। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर चिफुया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद ताकेमिची से बोलता है इस पॉइंट के आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं उसे अकेले संभालूंगा और चिफुया तुम्हें मेरे कामों में आने की जरूरत नहीं, तुम अपने आप को संभालो। वो चिफुया को बताता है कि मैं अब फ्यूचर में नहीं जा सकता क्योंकि फ्यूचर में नाओटो मर गया है। अब मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ कि मेरे पास एक ही रास्ता है और वो ये है कि मैं इज़ाना और किसाकी दोनों को मार दूं, चाहे अगर इस काम में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो ये सुनने पर चिफुया ताकेमिची से पूछता है कि तुम्हारे फर्स्ट डिवीजन का क्या होगा। तो ताकेमिची बताता है कि मैं इन सारी चीजों को अकेले संभालूंगा। तो चिफुया बोलता है अगर ऐसा ही है तो तुम फिर खुद जाकर उन्हें ऐसा बता दो क्योंकि तुम उन लोगों के कैप्टन हो और ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है उन लोगों को समझाना और उन लोगों को हैंडल करना। इसी वजह से तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे पास जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तुम वो उनको बता दो और उन लोगों की बात सुनो। ताकेमिची अपने फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स को ये सारी
बातें बताता है तो वो ताकेमिची को बोलता है कि जो कुछ भी हो हम लोग तुम्हारे साथ है। वो लोग कहते हैं कि हम ताकेमिची, माइकी और टोमान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस पर चिफुया ताकेमिची को बोलता है कि तुम अपने फर्स्ट डिवीजन को वीक समझते हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। सुनने के बाद ताकेमिची इन लोगों को बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अचानक गाड़ी का हॉर्न बजता है और जब ये लोग बाहर देखते हैं तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसका शीशा डाउन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें 5th डिवीजन लीडर मूचो बैठा था, जो कि ताकेमिची को अपने पास बुलाता है। ये देखने के बाद चिफुया थोड़ा सा वरिड हो जाता है और वो ताकेमिची को बोलता है कि ये एक बैड न्यूज है क्योंकि इस बंदे की टोमान में एक बहुत ही स्पेशल पोजीशन है। इसी के साथ आज के एपिसोड एंड हो जाती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।